हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। सभी ने अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार तो मना लिया होगा ना। ठीक है, तो देखिए बहन लोग, आप लोग ज़्यादा खर्चे मत करवाइएगा और भाई लोग आप बहुत कंजूसी मत करिएगा कि 1 रुपये 2 रुपये देकर जो है छुटकारा पा लीजिए। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं नहीं मैं तो 11 रुपये दूंगा शगुन के तौर पे, उससे ज़्यादा नहीं। तो भाई देखा जाए तो एक ही दिन मौका मिलता है, साल में एक ही दिन मौका मिलता है बहनों को भाइयों को लूटने का। मैं भी बहन हूँ, मैंने भी अपने भाइयों को लूटा। तो कम से कम एक दिन मौका मिलता है साल भर में, तो ये हक तो ना ही छीनिए, थोड़ा बहुत दे ही दीजिए। बाकी जो भी दीजिए खुशी से दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की अगर हम बात करें तो इस समय हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति शाखा। सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं। और राम भक्ति शाखा में अगर हम बात करें तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने देख लिया है। और अब हम जो है शुरू करेंगे राम भक्ति शाखा की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं उनको देखेंगे, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से कवि ने कौन कौन सी पंक्तियां दी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए चलिए इनकी हम शुरुआत करते हैं क्लास की। कोई भी अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह की डेली वीडियोस भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले कवि आते हैं रामानंद। रामानंद ने एक पंक्ति दी है, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलने रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। ये तो हर कोई आरती गाता ही है हनुमान जी की, बहुत से लोगों को तो पूरी आरती भी याद होगी। पर बात ये होती है कि ये आरती मतलब किसके द्वारा लिखी गई है जो आज हम लोग गाते हैं। तो ये लिखा गया था रामानंद के द्वारा, ये इन्हीं की पंक्ति है। तो अगर कभी ये प्रश्न आ जाए तो चलिए, ये याद तो है सभी को कि आरती कीजिए हनुमान लला की, ये आरती है, ये हनुमान जी की आरती है। लेकिन ये लिखा किसने था? तो ये रामानंद ने लिखा था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हनुमान जी की जो आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, ये लिखा किसने है? तो ये रामानंद ने लिखा है। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान चालीसा है, ये भी सभी को याद है। और अगर बात की जाए हनुमान चालीसा कितने लिखी है, तो ये भी हनुमान चालीसा जो है रामानंद ने लिखी है। तो याद रखिएगा, आप जो हनुमान आरती पढ़ते हैं, भगवान जी को बहुत मानते हैं ना, हनुमान जी को, बहुत से लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं। तो जो लोग हनुमान जी को मानते हैं तो वो याद रखेंगे, हनुमान आरती हो या फिर हनुमान चालीसा हो, ये दोनों जो है किसने लिखी है? तो ये दोनों लिखा है रामानंद ने। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि लिखा किसने था, तो रामानंद ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे आते हैं अग्रदास जी। अग्रदास की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले एक पंक्ति दी है, वो है, कुंड ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा। ये अग्रदास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। इसे याद कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कुंडल ललित, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कुंडल ललित कपोल, ठीक है। तो यहाँ पे कुंडल शब्द को पकड़िएगा। जो कुंडल लोग कानों में पहनते हैं कि नहीं पहनती हैं? कुंडल लड़कियां कानों में पहनती हैं, बहुत से पुरुष भी पहनते हैं कुंडल कानों में। तो जब आप कुंडल को कानों में पहनते हैं तो क्या होता है, वो कुंडल जो है आगे की तरफ आता रहता है, हिलता रहता है ना, तो आगे की तरफ ही तो आएगा। तो कुंडल जब आप कानों में पहनते हैं तो वो फेस की साइड आगे की तरफ आता रहता है, आगे यानी कि अग्रदास। तो जब भी कुंडल शब्द दिखेगा तो फौरन आप पकड़ लीजिएगा कि कुंडल ललित कपोल जुगल
अस परम सुदेशा, ये वाली पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो अग्रदास के द्वारा लिखी गई है। दूसरी देखिएगा, इनके द्वारा दूसरी पंक्ति लिखी गई है, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैन सुहाए और मुख पंकज के निकट मनो अलिछौन छाए। ये वाली पंक्ति अग्रदास के द्वारा लिखी गई है। मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैन सुहाए और मुख पंकज के निकट मनो अलिछौन छाए। ये अग्रदास ने लिखी है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें याद रहे। तो देखिएगा यहाँ पे जो मुख पंकज शब्द आया है, ठीक है, मुख पंकज के निकट, मुख पंकज के निकट, इस शब्द को पकड़िएगा कि जैसे कोई पंकज नाम का लड़का है, कहते हैं कि अगर पंकज के मुख के पास, निकट मतलब होता है करीब ना, पास, तो कहते हैं मुख पंकज के मुख के निकट अगर कोई भी चीज आती है, उनके मुख के निकट, यानी कि अब मुख तो आगे ही है, मुंह जो होता है वो आगे की साइड ही होता है। तो पंकज नाम का कोई लड़का है, अगर उसके आगे मुंह के पास कोई चीज आती है तो वो उसको छीन लेता है। वो हमेशा देखता ही रहता है कि अगर मेरे सामने कोई चीज आ रही है मेरे मुख के निकट, तो वो उसको क्या कर लेता है? छीन लेता है। लिखा है छौन है ना, तो ऐसा लग रहा है पढ़ने में कि जैसे छीनने की बात हो रही है। तो आप यहाँ से इनको याद रख सकते हैं, मुख पंकज के निकट। तो अगर मुख पंकज के मुख के निकट अगर कोई चीज़ आता है और उसके आगे कोई चीज़ आता है तो वो क्या करते हैं? वो उसको छीन लेते हैं। आगे से अग्रदास याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। कहते पहरे राम तुम्हारे सोवत। देखिए कहते पहरे, वो जो पहरेदार नहीं होते हैं, पहरेदार, अब वहाँ से याद रख सकते हैं जो पहरेदार होते हैं। कहते हैं भाई जब पहरे राम तुम्हारे सोवत, पहले राम जी जब सो जाएंगे तो उसके बाद ही उनके जो है जो पहरेदार होते हैं वो सोते हैं। वो पहले नहीं सोते हैं। पहले जो है, पहले कौन सो जाता है? पहले राम सो जाते हैं, उसके बाद पहरेदार जो होते हैं वो अग्र मतलब आगे होते हैं ना, अग्र मतलब आगे होते हैं। पहरे राम तुम्हारे सोवत, पहरे जो होते हैं, जो पहरेदार होते हैं वो आगे ही होते हैं, जानते ही हैं। पहरेदार भाई दरवाजे के आगे ही लगे रहेंगे ना, उसे आप याद रख सकते हैं। और जब राम जी जब सो जाएंगे उसके बाद ही, हाँ, जो अग्र मतलब आगे कौन सोता है? राम जी सो जाते हैं, उसके बाद सब लोग सोएंगे। पहरेदार पहले नहीं सोता है, ये याद रखिएगा। और पहरेदार जो होते हैं वो कहाँ पे खड़े रहते हैं? वो अग्र यानी कि आगे ही रहते हैं, बाहर की तरफ ही रहते हैं। सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, उससे याद हो जाएगा ये अग्रदास की पंक्ति है। तो यहाँ पे हमने अग्रदास और रामानंद की पंक्तियों को देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी दोहावली, जो कि ब्रजभाषा में है। कल इसको हमने पढ़ा भी था। तो दोहावली की अगर हम बात करें, कल नहीं परसों की क्लास में हमने इनकी सारी रचनाओं को पढ़ा था। अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो दोहावली जो है ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। अब इनकी जो रचना है दोहावली, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली पंक्ति है, हिय निर्गुण नयन ही सगुन रसना राम सुनाम मनहो परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। तो ये जो पंक्ति है ये दोहावली से ली गई है और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा है हिय निर्गुण नयन ही सगुन, हिय निर्गुण नयन ही सगुन। तो आप इनको याद रख सकते हैं। तुलसीदास जी जो होते हैं, तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास की पंक्ति है, तुलसीदास जी जो है वो नयनों से दोहा जो है गाते हैं, नयनों से अपनी दोहा करते हैं। कौन? तुलसीदास जी। नयन ही सगुन लिखा है ना, तो सगुन की बात हो रही है तो तुलसीदास जी आ जाएंगे। भाई सगुण भक्ति शाखा में तुलसीदास जी हैं। और आप इनको ऐसे कनेक्ट भी कर लीजिएगा, नयन ही यानी कि नैन की बात हो रही है और सगुन की, तो सगुण में तो कृष्ण आते हैं और राम, मतलब कृष्ण भक्ति होती है और राम की होती है। और राम की अगर हम बात करें तो तुलसीदास हैं और कृष्ण में मेन जो है वो सूरदास हैं।
तो यहाँ पे नैना ही की बात हो रही है, तो हमें याद कराया गया था कि नैन ही यानी कि नैन से जो है दोहा पढ़ा था किसने, तुलसीदास ने। तो तुलसीदास जो है वो नैनों से दोहा पढ़ते थे। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए पंक्तियाँ जो होती हैं उनमें से हमें किसी एक शब्द को पकड़ना होता है जिससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। इतने सारे पंक्तियाँ हैं कि आप याद ही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ शब्दों को पकड़िए ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर लें। अगली पंक्ति है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये वाली पंक्ति जो है ये भी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, दोहावली है। कहते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, किस पर है? एक ही भरोसा एक ही बल और एक ही विश्वास है, जो भी है किस पर है? तुलसी माता पर है। किस पर है? तुलसी माता पर है। जब हम तुलसी माता के लिए दोहा गाते हैं तो बस मतलब एक होता है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। तो वैसे अगर हमारा एक भरोसा जो है और एक जो बल है, एक जो ताकत है, एक जो विश्वास है, वो किसके प्रति है? वो तुलसी माता के प्रति है। और ये कब हमारा बढ़ता है भरोसा और विश्वास? जब हम उनके दोहे गाते हैं। जब हम उनके तुलसी माता के लिए उनके दोहे गाते हैं तब ये हमारा बल और जो आत्मविश्वास है, जो भरोसा है, वो हमारा बढ़ता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति है, साखी सबदी दोहरा कहि किहनी उपखान, और भगति निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। ये वाली पंक्ति किसकी है? दोहावली से ली गई है। तो कहते हैं साखी शब्दी दोहरा, इस लाइन को पकड़िएगा। देखिए साखी शब्दी जब आता है ना, तो साखी शब्द रामायणी आप जानते हैं ये कबीरदास का है, तो कबीरदास पे मत चले जाइएगा, समझिएगा। कहते हैं साखी शब्दी दोहरा और यहाँ पे लीजिएगा वेद पुराण। नीचे वाली लाइन को पकड़िएगा। कहते हैं वेद नाम का कोई लड़का है, वेद नाम का कोई लड़का है जो क्या करते हैं, वो पूरा दिन जो है साखी शब्दी दोहरा के दोहे गाते रहते हैं। वेद नाम का कोई लड़का है, वो क्या करता है, वो पूरा दिन साखी शब्दी दोहरे के दोहे गाते रहते हैं। तो बस याद हो जाएगा, दोहे से दोहावली, और कहाँ पे बैठ के गाते हैं? तुलसी जी के पास, तुलसी माता के पास। तुलसी से याद रहेगा तुलसीदास। वैसे मेन जो है वो याद रखना है दोहावली, क्योंकि रचना हम भूल जाते हैं। अगर दोहावली याद है तो आप बता सकते हैं ये तुलसीदास की रचना है, लेकिन तुलसीदास ने बहुत सी रचनाएं की हैं, तो हम ये कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि उन्होंने किस रचना से ये पंक्ति, मतलब उनकी किस रचना में ये पंक्ति मिलती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचू, का जुआवो कामारी का लय करे कमाछू। का भाखा का संस्कृत, कहते हैं का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचू। कहते का भाषा हो, का संस्कृत हो, जो प्रेम होता है वो सच्चा होना चाहिए। जब प्रेम सच्चा होगा तभी हम जो है दोहे को पढ़ेंगे। कहते हैं अगर दोहा पढ़ना हो तो चाहे वो संस्कृत में हो चाहे किसी भी भाषा में हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उसको सच्चे प्रेम से पढ़िए, उसको सच्चे प्रेम से पढ़िए, वही बहुत ज़रूरी होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए लिखा है का भाखा, इसको समझिएगा, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचो। ऐसा समझ में आ रहा है, पढ़ने में लग रहा है कि जैसे मतलब बात की जा रही है कि अगर आपको यहाँ पे दोहा लिखा है, दोहावली से ली गई, तो यहीं से पकड़िएगा कि जैसे समझिए तुलसीदास है, तुलसीदास है तुलसी माता को, तुलसी माता के लिए अगर हम कुछ दोहा गाते हैं तो सब लोग कहेंगे नहीं आप संस्कृत में पढ़िए, अगर आप पढ़ना है तो आपको दोहा संस्कृत में पढ़ना है। कोई कहता नहीं इस भाषा में, तो किसी ने कहा नहीं, अगर आप भगवान की आराधना करें तो चाहे वो संस्कृत में हो चाहे जिस भाषा में हो, वो मैटर नहीं करता कि आप किस भाषा में उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, पर ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़िए वो प्रेम, उसमें प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी दोहा पढ़िए वो सच्चे प्रेम सच्चे मन से पढ़िए, उसकी भाषा कैसी भी हो, ये जो है ये मैटर नहीं करता कि उसकी भाषा कैसी है।
तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि ये किसकी पंक्ति है। ये तुलसीदास से ली गई है और उनकी जो रचना है दोहावली, वहाँ से ली गई है। देखिए मैं पंक्तियों को पढ़ती हूँ, थोड़ा लेट लगता है। आप लोग सोचते होंगे बहुत धीरे धीरे मैम पढ़ाती हैं और ये सब तो याद है। देखिए आपको याद है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं याद होती है। तो आज आपको इजी लगेगी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे यही पंक्तियाँ आपको जो है बहुत दिक्कत करेंगी। तो चीज़ों को आराम से पढ़िए और अच्छे से याद करिए कि ताकि कभी ज़िंदगी में भी आप इसको भूलिए मत। आगे देखिएगा कवितावली। अब कवितावली की अगर हम बात करें तो इनकी पहली पंक्ति है, गोरख जगायो जोग, जोग भगति भगायो लोग, निगम नियोगते सो केल ही छरो सो है। ये कवितावली से ली गई है। कहते हैं गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इनको आप याद करिएगा। देखिए कवितावली आपको पता है ये तुलसीदास की रचना है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पे कवितावली जो तुलसीदास की रचना कवितावली है, यहाँ से जितनी भी पंक्तियाँ मिलेंगी इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट करूँगी। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाए रखिए कि एक स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है कविता नाम की लड़की की। आप सुनिएगा स्टोरी कैसे कैसे चल रही है आगे, और उसी से आप इनकी सारी पंक्तियों को कनेक्ट भी करते चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोगी। अब ये लाइन को पकड़िएगा और यहाँ पे देखिएगा कवितावली, ठीक है। तो आप जानते कवितावली तुलसीदास की रचना है, तो यहाँ से याद करिएगा कविता नाम की एक लड़की है जिसको क्या किया, वो बड़ी गोरी थी। तो कविता नाम की एक लड़की थी जो कि बहुत गोरी थी, सुंदर थी। तो उसको क्या किए, उसको कुछ लोग भगति, यहाँ लिखा है ना भगति भगायो लोग, वो भक्ति करने गई थी, कुछ लोग जो है वहाँ से उसको भगा लाए। जो कविता नाम की एक लड़की थी वो बहुत गोरी थी, सुंदर थी, तो कुछ लोग गए उसको भगा लाए, उसका अपहरण कर लिए, एक तरीके से कह सकते हैं उसको भगा लाए। अभी आगे पता चलेगा कौन किसको भगाया। सुनिएगा स्टोरी ताकि आपको याद रहे। तो अब कभी आएगा तो आप याद कर लेंगे कविता, यानी कि ये कवितावली से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ ना सो। ये वाली पंक्ति भी जो है कवितावली से ली गई है। तो अभी पहली पंक्ति हमने पढ़ा कि जो कविता नाम की लड़की थी वो बड़ी गोरी थी और कुछ लोगों ने उसको जो है भगा लाया, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि भगा लाया कैसे, कहते हैं कि अवधूत बनकर ब्याह लाए। अवधूत बनकर गए थे भाई, अवधूत बनकर गए और ब्याह लाए। कैसे लाए, क्या लिखा, अवधूत कहो, धूत कहो या अवधूत कहो। कहते अब चाहे मुझे धूत कहो या अवधूत कहो, मैं तो अवधूत बनकर गया और उसको वहां से ब्याह लाया, मतलब कि शादी करके ले आया। क्यों, क्योंकि नीचे वाली लाइन में लिखा है कि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, कि मतलब कोई बाप है वो अपनी बेटी से कहता है कि मतलब उसकी बेटी, ऐसा समझिएगा कि किसी को प्रेम करती है और पिता जो है उसके खिलाफ रहते हैं। क्यों, क्योंकि लड़का कुछ करता नहीं है, तो पिता उसके खिलाफ रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही मैं किसी के मतलब किसी भी बेटे से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करा सकता हूँ। इसलिए वो लड़का क्या करता है, कविता को भगा लाता है। कविता नाम की कोई लड़की है, वो बड़ी गोरी है, सुंदर है, तो उसको गया भगा लाया। और कैसे लाया, अवधूत बनकर। क्यों, क्योंकि उसके पिता ने जो है उसकी शादी कराने से मना कर दी। तो ये दो पंक्तियां आपको समझ में आई कैसे स्टोरी चल रही है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, खेती ना किसान को भिखारी का नो भीख मिली। तो कहते हैं कि अरे उसके पापा, मतलब लड़की के पापा क्यों नहीं शादी करवाना चाहते थे उस लड़के से। कहते हैं वो तो भाई खेती होती करने वाला लड़का, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख मिली। वो तो भैया वो तो खेती करने वाला लड़का है, उसके पास नौकरी चाकरी तो है नहीं। अब मेरी बेटी से भी वही सब काम कराएगा और एक दिन भिखारी बन जाएगा। मतलब उसके पापा की ये सोच थी कि क्या था, ये तो खेती है, ये खेती करता है, किसानगिरी करता है, तो ये क्या ही मेरी बेटी को खिला जिला पाएगा। ज़्यादा कुछ खेती होती में पैसा भी नहीं मिलता, मतलब एक छोटा मोटा उसका थोड़ा बहुत खेत वेत होगा। तो उसके पापा जो है वो मतलब उसकी शादी नहीं कराना चाहते। तो खेती वाला भी कनेक्ट हो गया आराम से कि लड़का जो है वो खेती करता था, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता था। याद हो जाएगा, ये कवितावली से ली गई है। आगे देखिएगा, मांग की खैबो मसीत के सोइबो, लेबे को एक ना दूबे को दो। तो कहते हैं मांग के खैबो मसीत के सोइबो।
अब लड़की के पापा जो है वो यही कहते हैं कि लड़का जो है वो जिसको ये प्रेम करती है वो तो खेती करता है लड़का, और वो आगे चल के क्या करेगा, वो तो मेरी बेटी को अगर लेके जाएगा तो क्या करेगा, मांग कर ही खिलाएगा, मांग कर ही, इधर उधर से मांग कर ही खिलाएगा। उसकी स्थिति यही हो जाएगी, भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है। आजकल क्या होता है, आजकल गवर्नमेंट जॉब वाले लड़कों को ढूंढा जा रहा है। बाप भी अपनी बेटी को नहीं ब्याह रहे हैं ऐसे ही किसी के भी हाथ में, नहीं हाथ दे रहे हैं। लड़की भले ही कितना भी किसी से प्रेम करती हो लेकिन नहीं देती, क्योंकि वो भी उनके भविष्य की चिंता करते हैं। तो यहाँ पे याद कर लेंगे कि बाप जो है, जो लड़की का पिता है, वो क्यों नहीं अपनी बेटी कविता को उस लड़के के हाथ में देना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वो तो खेती करने वाला लड़का है, और दूसरी लाइन में कि वो तो भाई मांग मांग कर खाएगा, मांग मांग कर खाएगा, और मांग मांग कर इंसान कितने दिन खाएगा। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, मांग के खइबो मसीद के सोइबो। अगली पंक्ति है, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। अब यहाँ पे ये शब्द पकड़िएगा, आगी पेट की। कहते हैं अगर वो मांग कर खाएगा तो भाई कितने दिन खा पाएगा। क्या होता है, पेट की जो आग होती है वो बड़ी होती है। पेट की आग के ही लिए ही तो हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है कि नहीं। अगर हमें भर पेट खाने को ही मिल जाए तो क्या कोई व्यक्ति काम करना चाहेगा, नहीं करेगा। हर कोई, मेन अगर जो देखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है ना, रहने के लिए छत होना चाहिए, पेट पालने के लिए भोजन होना चाहिए, और उन सब के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कहते हैं कि पेट की जो आग होती है वो बड़ी होती है, और ये सारी बातें वो कविता के लिए ही बोल रहे हैं कि कविता भाई मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी का ब्याह ऐसे किसी भी इंसान के हाथ में नहीं कर दूंगा ना, किसी भी इंसान के हाथ में थोड़ी ना दे दूंगा जो खुद मांग मांग के खा रहा है। और कितने दिन मांग के खा पाएगा, क्योंकि पेट की आग भी बड़ी होती है, हर रोज चाहिए। तो यहाँ से ये भी पॉइंट कनेक्ट हो गया। अगला है, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद कै भूपति लैनिक से। कहते हैं अवधेश के द्वारे सकारे गई। अब देखिए ससुराल, ये तो सारी बातें हो गई, उनके पिता ने बता दी कि क्यों वो शादी नहीं करवाना चाहते थे अपनी बेटी की। अभी क्या हुआ, बेटी को तो वो अवधूत जो है भगा कर ले आया। तो अब देखिए अगले दिन क्या होता है, उनकी बेटी जो कविता है वो देखती है कि अवधेश के द्वारे सकारे गई, कि मतलब अरे भाई वो तो अवधेश के द्वार पे जब पहुंची तो देख रही है बड़ा सकरा द्वार है। जब अपने ससुराल पहुंची तो देख रही है भाई यहाँ का घर द्वार जो है ये तो बड़ा सकरा है। सकरा मतलब बहुत पतला सा है घर, बहुत छोटे में घर है, बहुत सकरा है। हाँ, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो जिस तरीके से अपने पापा के घर में रहती थी वैसा घर यहाँ पे नहीं है। तो वो अवधेश के द्वारे जब पहुंची तो देखती है अरे भाई ये तो बड़ा सकरा है। तो याद हो जाएगा, अवधेश के द्वारे सकारी जब पहुंचती है कविता अपने ससुराल में तो वहाँ की स्थिति बता रही है। इसके बाद अगली पंक्ति है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। तो यहाँ पे लिखा है कि इस लाइन को पकड़िएगा, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में डग द्वय। ये वाली जो पंक्ति है ये भी कवितावली से ली गई है। अब भाई कविता अपने ससुराल में गई तो जैसे ही अब लड़कियां ससुराल में पहुंचती हैं तो पहले वो घर में जब एंट्री करती हैं तो भाई अपने पैरों से ही तो करेंगी। तो पहले तो वो देखती है कि अवधेश के द्वारे बड़े सकरे हैं, और फिर अपने मन में सोचती है भाई मैं तो यहाँ रही नहीं, मतलब मेरे तो यहाँ जो पग हैं वो डगमग डगमग हो जाएंगे। अब भाई मिट्टी ऊपर नीचे होगी, उबड़ खाबड़ होगी, क्योंकि भगा के ले गया था खेती। अब कोई गांव का लड़का है, खेती उती कर रहा है, तो उसका घर कैसा रहेगा। मैं सबके संदर्भ में ये बात नहीं कह रही हूँ, आप में से कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा कि मैं गांव से हूँ तो मेरी सोच ऐसी है। नहीं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने भी गांव देखा है, ऐसा नहीं है। और देखा जाए तो मैं भी गांव से ही थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए मेरी सोच ऐसी नहीं है, बस याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो गांव में उबड़ खाबड़ मिट्टियाँ होती हैं। तो कविता जो है वो जब ससुराल पहुँचती है तो कहती है भाई मेरे पग तो यहाँ पे डगमग डगमग करेंगे, मेरे पग तो यहाँ पे डगमगा जाएंगे। तो मग में डग द्वय याद हो जाएगा, जब वो वधु के रूप में पहुंचती है अपने रघुवीर के साथ तो उसके पैर जो हैं वो डगमग डगमग करने लगते हैं। किसके? कविता के। याद हो जाएगा, कवितावली से ली गई है। अगली पंक्ति है, बालद विशाल बिकराल जवाल जाल मानो और लंक लिलबो को कान रसना पसारी है। अब यहाँ पे ये लाइन पकड़िएगा,
बालधि विशाल विकराल, इस लाइन को पकड़ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब तो भाई कविता तो ससुराल पहुंच गई। उसने जब वहां पे पहुंचा और वहां पे वहां की स्थिति देखी तो उसने क्या किया? उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। यहाँ लिखा है ना, बालधि विशाल विकराल। अब लड़की ने क्या किया, कविता ने क्या किया? अपना विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे सोचिए बहुत से लोगों में होता है कि झूठी झूठी प्रेम की कहानी अपनी बुनते रहते हैं, और जब लड़की शादी करके पहुंचती है तो देखती है यार इसके पास तो वाकई में कुछ नहीं है। तो जब कविता भी पहुंची अपने ससुराल, उसको भगा के लेकर गया, उससे ब्याह रचा लिया। तो जब वहां पे पहुंची तो देखती है कि भाई इनका तो द्वार भी सकरा है, मेरे तो पग यहाँ डगमगा रहे हैं, मैं तो नहीं रह पाऊंगी। फिर उसने क्या किया? उसने अपना विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। विशाल विकराल रूप धारण किया, इस शब्द को पकड़िएगा। तो जहां भी विशाल विकराल दिखेगा तुरंत समझिएगा कविता की बात हो रही है। कविता यानी कि कवितावली, और कवितावली किसकी है? तुलसीदास की है। याद हो गया? इसके बाद अगली पंक्ति है, झूठो है झूठो है झूठो सदा जुग संत कहंत जे अंतु लहा है। अब ये विकराल रूप धारण कर ली कविता, उसके बाद चिल्ला रही है, उसके बाद सबके सामने अपने ससुराल वालों के सामने बोल रही है, झूठो है झूठो है झूठो है, ये सब झूठ है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मुझसे झूठ बोला, ये सारी की सारी चीजें झूठी हैं, तुमने मुझे धोखा दिया, झूठो है झूठो है झूठो है सदा जुग। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? ये कविता चिल्ला रही है। कविता अपने पति से कह रही है कि तुम सब एक नंबर के झूठे हो। अपने ससुराल वालों को डांट रही है, कोस रही है कि तुम सब झूठे हो, तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा और ऐसे ही याद करिएगा। तो ये भी वाली पंक्ति आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, मातु पिता जग जाई तज्यो विधि हूँ, न लिखी कछु भाल भलाई। फिर मतलब ये चीज बोलने के बाद क्या करेगी लड़की? अपने माता पिता के बारे में सोचती है कि माता पिता जो है इस जग में, मतलब मुझे पैदा करके तो ले आए इस दुनिया में, और इस दुनिया में उन्होंने मेरी जो है भलाई ही सोची थी, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया। जब लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो वो अपने माँ बाप को ही पहले याद करती है। हाँ, कहते हैं ना लिखी कछु भाल भलाई, मेरी किस्मत में मेरी कुछ भाल भलाई रही नहीं गई है। अब मेरे माता पिता, अपने माता पिता के बारे में सोचती है और यही कहती है कि उन्होंने मेरी कुछ भाल भलाई नहीं देखी, उन्होंने मेरा कुछ भला नहीं देखा, मेरी शादी तो ऐसे लोग से हो गई है, मैं तो यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी। तो अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगती है। कौन? कविता। तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, अंतर जामी होते बड़े बाहर जामी हैं, राम जे नाम लिए थे। अब जो है कविता क्या सोचती है? अब उसको तो पता चल गया अपने ससुराल की हकीकत। अब कविता क्या सोचती है? अब क्योंकि अब उसको तो पता चल गया कि उसके ससुराल की हकीकत क्या है। फिर अपने माता पिता के बारे में सोचती है, कहती है ना लिखी कछु भाल भलाई, यहाँ तो मेरी कुछ भी जो है भलाई लिखी ही नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। हाँ, तो वो अपने माता पिता के बारे में सोचती है और ये सब बातें कहती है। फिर कहती है कि यार अब मुझे अंतर समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे राम के नाम ही लेने पड़ेंगे, अब मुझे राम नाम का रट ही करना पड़ेगा, राम का ही नाम लेना पड़ेगा। अब कुछ अंतर समझ ही में नहीं आ रहा है, मैं अंतर क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अपने माता पिता के घर भी नहीं जा सकती और इस ससुराल में भी नहीं रह सकती, मुझे अब कुछ भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि राम के नाम को ही मुझे लेना पड़ेगा। तो ये कौन सोच रहा है? कविता सोच रही है। अगली पंक्ति है, लालची ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे न बसूनरा। अब यहाँ पे लालची ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, कहती है ये सब लालची हैं। कविता अपने ससुराल वालों को बोलती है कि अरे ये सब मेरे ससुराल वाले तो बड़े ही लालची हैं, हमेशा बिलबिलाते रहते हैं, द्वार द्वार दीनों की तरह भटकते रहते हैं, इनके बदन भी बड़े मलिन हैं। ये कौन कहता है? ये कविता कहती है अपने ससुराल वालों के प्रति। अब क्योंकि ससुराल में पहुंच गई और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ धोखा किया, बहुत झूठ फरेब बोल के उसको अपने प्यार में जो है फंसाया था। तो ये सारी चीज़ें ससुराल पहुंच के ही कविता को पता चलती है। तो वो कहती है सब बड़े लालची हैं, सब बड़े लालची हैं, बिलबिलाते रहते हैं, द्वार द्वार दीनों की तरह भटकते रहते हैं, और उनके बदन से उनका जो बदन है वो भी बड़ा मलिन है। इस तरीके से याद हो जाएगा, ये कविता कहती है। आगे पंक्ति है अगली, प्यासे हूँ ना पावे बारी, भूखे ना चनक चारी, चाहत आहारन
पहाड़दारी घूरना है। कहते हैं यहाँ किसी प्यासे को पानी भी नहीं मिलेगा, यहाँ किसी प्यासे को प्यासे ना पावे बारी, लिखा है ना। ये तो ऐसा घर है, मेरी ससुराल तो ऐसी है, यहाँ किसी प्यासे को पानी भी कोई पूछने वाला नहीं है और भूखे को भोजन भी नहीं करा सकते ये लोग खुद ही इतने गरीब हैं। प्यासे को पानी भी नहीं नसीब होगा, भूखे को भोजन भी नहीं करा सकते। तो याद हो जाएगा ये कौन कहता है, ये कविता कहती है। अगली पंक्ति है, आश्रम बरन कली बिबस विकल भय, निज निज मर्जाद मोटरी सी डार दी। ये वाली पंक्ति भी जो है कवितावली से ली गई है। कहते हैं ये सारी चीज़ें सोचकर अपने ससुराल पहुंचकर कविता ये सारी बातें सोचती है और फिर कहती है, फिर वो कहाँ चली जाती है, फिर अपने ससुराल को छोड़ के आश्रम पहुंच जाती है। कौन? कविता। तो ये आपने देखा कवितावली से ये 18 पंक्तियां जो थी, इसको मैंने एक कहानी के माध्यम से कनेक्ट किया है। अब मैं इस कहानी को एक बार फिर से अपने शब्दों में सुनाती हूँ और आप पंक्तियों को कनेक्ट करते चलिएगा, कैसे आप याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गोरख जगायो जो को भगति भगायो लोग। तो यहाँ गोरख से गोरे कनेक्ट किए थे कि कविता नाम की एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी, उसको कुछ लोग भगा लाएं। और कैसे भगा लाएं? कहते अवधूत बनकर भगा लाएं। तो कहते हैं कि चाहे मुझे धूत कहो चाहे अवधूत कहो, मैं तो अवधूत बनकर उसको भगा लाया। क्यों भगा लाया? क्योंकि उसके पिता जो है अपनी बेटी का ब्याह नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि लड़का क्या था, लड़का खेती करता था, किसानी करता था, ठीक है, और उसको जरूरत पड़े तो भीख भी मांगता था। इसलिए उसके पिता चिढ़ते थे और कहते थे कि ये तो जो है मांग कर ही खाएगा और मेरी बेटी को भी मांग मांग के खिलाएगा। फिर उसके पिता भी ने ये भी सोचा कि जो मांग कर खाएगा और पेट की आग जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो कितने दिन कोई मांग के खा सकता है। तो पिता भी अपनी जगह सही थे, ये सब सोचते हैं। उसके बाद जो है फिर इसके पिता जो है इसीलिए शादी नहीं कराते हैं। अब भाई शादी तो हो गई कविता की, क्योंकि वो भगा के शादी कर लिया। कविता जब अवधेश के द्वारे पहुंचती है तो देखती हैं द्वार तो बड़ा सकरा है। फिर सोचती हैं यहाँ तो मेरे पग जो है वो डगमग डगमग करेंगे, मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, वो अपना जो है विशाल विकराल रूप धारण करती है और अपने ससुराल वालों को बोलती है कि आप सब झूठो है, झूठो है, सबने मुझसे झूठ बोला, आप सब झूठे हैं, सबने मुझसे झूठ बोला। फिर अपने माता पिता के बारे में सोचती है और कहती है यहाँ तो मेरी कुछ भी भलाई नहीं लिखी है, यहाँ तो मेरा कुछ भी भला नहीं होगा अगर मैं यहाँ रुक गई। फिर कहती है अब तो मुझे अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो लग रहा है राम के नाम ही लेने पड़ेंगे। राम के नाम यानी कि राम जी नाम लिए थे, मुझे तो लग रहा है मुझे राम के नाम ही लेने पड़ेंगे। और ये सब जो है मेरे ससुराल वाले सब बड़े लालची हैं, सब बड़े लालची हैं, ललाट हैं, बिलबिलाते रहते हैं, द्वार द्वार दीनों की तरह भटकते रहते हैं, बदन भी इनके मलिन हो गए हैं। ये अपने ससुराल वालों को कविता बोलती है। फिर आगे कहती है इनके द्वार पर कोई आ जाए तो प्यासे को पानी भी नहीं नसीब होगा, ना भूखे को भोजन मिलने वाला है। ये सारी बातें सोचकर जो है जो कविता होती है वो कहाँ चली जाती है, वो आश्रम को चली जाती है। आश्रम बरन कली बिबस विकल्प है। तो कविता जो है वो कहाँ चली जाती है, वो आश्रम पहुँच जाती है। तो ये आपको जो तुलसीदास की रचना है कवितावली, उससे रिलेट जितनी पंक्तियाँ हैं, जितनी जुड़ी हुई पंक्तियाँ हैं कवितावली से, तो यहाँ पे आपको तुलसीदास की जो रचना है कवितावली, उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो सारी पंक्तियाँ आपको मैंने याद करा दी। अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा और कोशिश ये करिएगा इस पंक्तियों को जो है अपनी बुक को सामने रखिए और मेरी स्टोरी को 2-3 बार सुनिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कवितावली की कोई भी पंक्ति आपकी कभी गड़बड़ नहीं होगी और इसको आप एक फ़नी वे में याद कीजिए। देखिए, पढ़ाई भी करिए ना तो बहुत सीरियस होके करना चाहिए कि हमें चीज़ें याद हों, लेकिन जब चीज़ों को याद करिए ना तो हंसी खुशी से अपने आस पास की चीज़ों से रिलेट करके, ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहें, जिससे भी समझ में आए आप अपनी ट्रिक को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कविता नाम की एक लड़की से पूरी जो पंक्ति थी उसको जोड़ दिया और इससे आपको याद रहेगा कि ये तुलसीदास की जो रचना कवितावली है उससे ली गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आप इसी तरीके से अपनी पंक्तियों को याद करना चाहते हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो अपनी जो लेखक के द्वारा लिखी गई हैं पंक्तियाँ, उनको आप स्वयं याद करना चाहते हैं,
तो आप जो है मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ अगर पसंद आ रही है क्लास तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए कहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको ये ऐसी ही वीडियोज़ डेली आपको शाम 6 बजे ज़रूर मिलेगी। और हाँ, एक बात और कहना है कि अगर आप इससे प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं तो आप इससे रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैंने एक छोटा सा पेड ग्रुप बनाया है जिसमें अगर देखा जाए तो मैंने शुल्क जो रखा है वो बहुत ही कम रखा है। 149 रुपये है पर मंथ, और उसमें जो है आपको डेली जो है 4 से 5 क्विज मिलेंगी। 4 से 5 क्विज आपको डेली मिलेंगी, वो भी पृष्ठ संख्या के अकॉर्डिंग। तो अगर आप करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। और हफ्ते में एक मॉडल पेपर और एक विशेष क्विज। अब वो विशेष क्विज क्या होगी वो तो आप जब क्विज करेंगे तो आपको पता चलेगी, वो सीक्रेट है। और जैसा भी आगे आने वाले समय में जैसे परीक्षाएं जो आ रही हैं, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ और भी चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो अमाउंट बहुत कम है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए ठीक है, फिर ये एक थोड़ी सी सूचना देनी थी और बाकी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे विनय पत्रिका के साथ, इसके आगे की पंक्तियों को देखेंगे। तब तक आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।